और अब समय हो गया है कार्यक्रम किसान की बात का। आइए सुनते हैं। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़ चुके हैं। और साथियों, आप जानते ही हैं ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम किसान की बात का। तो बिल्कुल लेकर हाजिर हूँ मैं। आज आपके साथ हूँ आरती और साथ ही हैं और मैं अश्वनी। आज का ये जो कार्यक्रम है ये हम जैसे कि आपके लिए हमेशा एक ऐसे कार्यक्रम लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत लाभदायक होता है। कृषि के क्षेत्र में जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचा सकते हैं संबंधित विषय से, वो पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज भी ये कोशिश हमारी जरूर रहेगी, लेकिन आज किस विषय में हम कोशिश करेंगे ये आपको बता देते हैं। बिल्कुल किसान मित्रों, पपीता एक ऐसा फल है जो कि साल भर बाजार में उपलब्ध रहता है। और किसान भाइयों, आप इससे कैसे फायदा ले सकते हैं, पपीते की मांग बाजार में कितनी रहती है, इसकी खेती में कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है, और इन सभी बातों का इस हमारे आज के कार्यक्रम में हम सब ये जानेंगे कि पपीते की खेती किस तरह से हमें फ़ायदा देगी। और जो भी इससे जुड़े आपके सवाल होंगे, जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी आपको संशय है, वो आप हम तक पहुंचाइए। और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जयप्रकाश जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार। जी हाँ, बिल्कुल। और श्रोता बिल्कुल तैयार हैं आपसे सवाल पूछने के लिए। पहुंचाएंगे कहाँ पे, फोन नंबर हम बता देते हैं अपने श्रोताओं को। हमारा फोन नंबर है आज का 011 दिल्ली का STD कोड, और उसके बाद आप मिलाइएगा 23421608। तो जरूर कॉल कीजिएगा। जो भी पपीते से जुड़ी जितनी भी आपके मन में जिज्ञासा है पपीते की खेती से जुड़ी, तो आप जरूर पूछें। डॉक्टर साहब यहाँ पर उपलब्ध है। अभी अगले आधे घंटे तक आप जो चाहें पूछ सकते हैं इस बिल्कुल, क्योंकि किसान मित्रों, आज का हमारा विषय है पपीते का पौधरोपण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो भी हमारे किसान भाई पपीते की खेती करना चाहते हैं, जो इस खेती को पहले से ही कर रहे हैं, तो वो भी जो भी आप सारी जानकारी लेना चाहते हैं, आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं और वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, शुरुआत करें और जो बहुत तकनीकी प्रश्न होते हैं वो पूछना शुरू करें। सबसे पहले एक ऐसा प्रश्न जो हर आम हमारी जो लिस्टनर से जानना चाहेंगे कि पपीते के गुण वैसे हम जानते हैं, लेकिन एक जो विशेषज्ञ बताते हैं ना, तो वो बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े सारे गुण बता देते हैं। तो क्या इसके स्वास्थ्य के लाभ है? क्या कितना गुणकारी है पपीता? निश्चित रूप से पपीता बहुत ही गुणकारी है। और पपीते का जितना भी है, फल ही नहीं, फल के अलावा पत्ते से लेके जड़ तक सभी में गुण, कुछ ना कुछ गुण है। लेकिन सामान्य रूप से हम फल को खाते हैं। या आप वैद्य के पास जाएंगे, जो लोग आयुर्वेद में हो, आपको बताएंगे पत्ता यूज कीजिए या जड़ का प्रयोग कीजिए, तो इससे आपकी ये बीमारी ठीक होगी, ये नहीं होगी। फल में आप देखें तो विटामिन ए एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से आपको कई समस्याएं होती हैं, जैसे आंख की समस्या है, या कुछ लोगों को बहुत जल्दी जल्दी सर्दी होती है, तो वो भी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का बेहतरीन सोर्स है। इसके अलावा आप देखेंगे जो नेचुरल शुगर होता है इसमें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, खास करके फ्रक्टोज, उसकी काफी मात्रा है। और विटामिन बी और सी भी हल्की मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा पोटेशियम और सोडियम, ये दो मिनरल हैं जो बहुत आवश्यक है शरीर के लिए, और इनका अनुपात बहुत आवश्यक है। सोडियम अक्सर हम नमक खाते हैं उसमें बहुत मिल जाता है, और ज्यादा नमक नुकसान करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ पपीता खाएं और नमक ना भी कुछ खाएं, तो दोनों का जो एक अनुपात है कि अगर 1 भाग सोडियम है तो 3 भाग पोटेशियम है। उसके चलते क्या होता है कि आपके शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी रहती है, आप स्वस्थ रहते हैं, निरोगित रहते हैं, और आपको कोई ऐसी समस्या नहीं आती है। और डॉक्टर साहब, हम एक ये सामान्य सी बात है, बहुत जानना चाहेंगे कि अक्सर ये कहते हैं कि जो पपीता है ना, जब इंसान बीमार होता है वो तभी सेवन करता है, तो अगर उसका स्वास्थ्य ठीक है तो तब भी कितना फायदा करेगा उसको? निश्चित रूप से हाँ, सबसे अच्छा होता है कि हम, जैसे होता है कि आप एक रिएक्टिव मोड में, कई हमारे जनमानस की
ऐसा धारणा है जी। कि हम ज्यादा रिएक्शन करते हैं, जब कोई चीज हो जाता है तब हम कुछ करना चाहते हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। मतलब पहले से सक्रिय रहिए। तो फल को एक आवश्यक भाग बनाइए अपनी डाइट का। पपीता उसमें से एक प्रमुख फल है जो आपको पूरे साल बाजार में मिलता है। ठीक है, बाकी मौसम में अलग अलग फल आते हैं, आप उनका भी उपभोग कीजिए, जी। लेकिन पपीता अगर आप 100 से 150 ग्राम, 200 ग्राम, हालांकि खाने वाले तो 500 ग्राम भी खाए होते हैं मेरी तरह, लेकिन 100-150 ग्राम अगर आप डेली अपनी डाइट में रखें तो आप कई रोगों से बचे रहेंगे। जी, तो श्रोताओं, डॉक्टर साहब ने अपनी सेहत का रास्ता बता दिया कि वो डेली पपीता खाते हैं। चलिए अब थोड़ा पोषण से भी आगे आते हैं और खेती की तरफ को थोड़ा बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। जब तक हमारे लिसनर्स के प्रश्न आ रहे, एक बार नंबर दोहरा देते हैं अश्विनी अपने श्रोताओं के किसान लिए। मित्रों, हमारा आज का नंबर है 0112341608 और दिल्ली के बाहर के श्रोता दिल्ली का STD कोड जरूर डायल करें, तभी आपका नंबर यहाँ कनेक्ट हो पाएगा। जी बिल्कुल, और हमें बहुत सारी जगहों से फोन आते हैं, इसलिए STD कोड बताना बार बार जरूरी होता है। अगर आप मोबाइल से फोन भी डायल कर रहे हैं तो भी आप 0 जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये लैंडलाइन नंबर है तो आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा। अब डॉक्टर साहब, शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। तो इस समय कहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर पपीते की खेती की जो हम बात कर रहे हैं शुरुआत कर सकते हैं या करते आ रहे तो अभी कर सकते हैं इस समय पे? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कारण ये है कि आप देखिए तो पिछले हफ्ते में देश के एक बड़े हिस्से में अच्छी खासी बारिश हुई है, और पपीता एक ऐसा पौधा है जिसको पानी तो चाहिए, लेकिन पानी बिल्कुल रुकना चाहिए। जैसी बारिश भी हमने पिछले 3 दिनों देखी दिल्ली, पंजाब से लेके पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में, ऐसी बारिश पपीते को पसंद नहीं है, उसको नमी चाहिए। तो अगर ऐसी बारिश कई क्षेत्रों में हो रही है या पिछले हफ्ते हुई है तो आप एक आध हफ्ते रुक सकते हैं पौध की रोपाई के लिए, क्योंकि आज का विषय पौधरोपण का है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि आप किन किन क्षेत्रों में रोपाई कर सकते हैं। खास करके जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, कुछ पूर्व का क्षेत्र है, यहाँ आप 15 अक्टूबर तक रोपाई कर सकते हैं। जैसे पूर्व के क्षेत्रों में आप जाएंगे, बिहार है या बंगाल है, वहाँ बारिश ज्यादा देर तक होती है, तो आप थोड़ा और आगे भी जा सकते हैं, ताकि बारिश और आपकी रोपाई एक साथ नहीं होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, शायद एक श्रोता जुड़े हैं, उनसे बात करके देखते हैं। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ बुंदेलखंड से। जी राजेंद्र जी, पूछिए अपना प्रश्न। मेरा ये प्रश्न है कि मैं पपीता खाता हूँ तो गैस बनने लगती है, किस रूप में कैसे खाऊं? जी, आप बिल्कुल सुबह सुबह खा लेते हैं क्या? हाँ, कभी नहीं, खाना के बाद भी सुबह खाऊं तो बहुत जोर की गैस बनती है, फिर तो बड़ी आफत हो जाती है। अच्छा, तो ऐसे में आपको सलाह है कि आप पपीता कुछ खाने के बाद ही खाएं और हल्का खाएं, और बहुत जो पका हो उसको ना खाएं। जैसे होता है ज्यादा पक जाता वैसे फल ना खाएं, क्योंकि आपके शरीर में कुछ न कुछ समस्या है पहले से, जिसके चलते जो कि थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है, और ये जो कुछ आप खाते हैं, क्योंकि उसमें एक पेन एंजाइम होता है, वो पूरे पाचन प्रक्रिया को बहुत तेज कर देता है। तो इससे लगता है कि कुछ ना कुछ आपके पास समस्या है। अगर ज्यादा समस्या हो रही है तो एक बार आप डॉक्टर के पास भी विजिट कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। और मुझे लगता है किसान मित्रों, हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आज का जो हमारा विषय है वो पपीते की खेती से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपके स्वास्थ्य पर पपीते का कुछ असर पड़ रहा है तो आप जो आपके नियर बाई डॉक्टर हैं, आप उनके पास जाएं और फिर उनसे सलाह लें, वो ज्यादा बेहतर सलाह दे पाएंगे। बिल्कुल। और आज हमारा, क्योंकि खेती आप किस तरह कर सकते हैं, पौधरोपण किस तरह कर सकते हैं पपीते का, आज का ये विषय अगर आप इस पे दिलचस्पी रखते तो जरूर फोन करें हमें। और आगे बढ़ते हैं, और भी प्रश्न है हमारे पास, वो डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई, अभी आपने बताया कि 15 अक्टूबर का समय है अभी रोपाई का, तो अगर कुछ हमारे किसान भाई पपीते की खेती करना चाहते हैं तो वो पौध कहाँ से लें, और पौध लेते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना जरूरी है? देखिए, जो व्यावसायिक उत्पादन करते हैं किसान, वो निश्चित रूप से अपनी पौध ज्यादातर मामलों में खुद तैयार करते हैं, और ये तैयार करने के लिए आपको कम से कम 50 से 55 दिन पहले आपको बीज की बुआई करनी पड़ती है। और ज्यादातर आजकल क्योंकि बारिश का मौसम होता है तो पाली हाउस है या इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस है, उसमें ही इसकी पौध को उगाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं, बहुत से लोग हैं जो किचन गार्डन में 2, 4, 6, 10 पपीते के पौधे लगाते हैं अपने नित्य उपभोग के लिए, तो उनके लिए अच्छा है कि वो किसी संस्था से ले लें तो अच्छा है। कोई ऐसी नर्सरी से ले लें जो रजिस्टर्ड हो,
राज्य सरकार से या नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उससे हो, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई रजिस्ट्रेशन हो, या कोई राज्य के संस्थान है, विश्वविद्यालय है, या कोई ICAR का संस्थान है, तो वहां से लें तो ज्यादा बेहतर होता है। और अगर आप ये तीनों भी ना मिले और आपको फिर भी शौक है कि तीनों आपके आसपास नहीं, क्योंकि पपीता का पौधा बहुत दूर तक आप उठा के ले नहीं आ सकते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ से कह रहा है कि हम पटना जा रहे हैं तो लेके जाएं गाड़ी में, तो बहुत नाजुक होता है, तो नुकसान होने का है। तो ऐसे केस में आप कोशिश ये करें कि कोई भी पपीता लें जो पतला और लंबा हो, उसकी मतलब फल को खा लें, आप बीज को निकाल लें और अपने घर पे उगा लें। अगर 2, 4, 6 आपको करना है, अपने शौक के लिए करना है, तो व्यवसायिक के लिए है तो निश्चित रूप से आप किस्मों का चुनाव करें और पूरी विधि जो है उसका अनुपालन करें। डॉक्टर साहब, एक चीज और, अगर किसी किसान ने पौध तैयार की है लेकिन अभी जैसे कि लगातार कई जगहों पे बारिश हो रही है, चाहे हल्की चाहे तेज हो रही है, तो उस पौध पे भी तो असर पड़ सकता है, तो उसके लिए कुछ बचाव किया जा सकता है क्या? हाँ, इसमें हम सलाह ये देते हैं जब भी आप कोई पौधा है ऐसा कि जब पपीता को आप लगाना चाहते हैं, जब आप खेत का चुनाव करते हैं, फील्ड का सिलेक्शन करते हैं, उस समय ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें पानी न रुकता हो। अगर ऐसा लगता है कि कभी बहुत बारिश हो गई, हो भी जाती है आजकल के मौसम में, कभी कभी लंबा गैप होता है, बारिश नहीं होती, अचानक बहुत हो जाती है, तो ऐसे में इसकी तैयारी के लिए ये है कि आप जिस कतार में पौध को लगाते हैं उसको थोड़ा रेज कर लीजिए, जिसे कहते हैं रेज बेड पर आप पौध को लगाइए ताकि आपका कोई फसल नुकसान ना हो। दूसरा, अगर आप पौध तैयारी कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से पॉली हाउस के अंदर होनी चाहिए, जहां पर ये बाहर की बारिश का असर नहीं पड़ता है। अगर ना भी आपके पास पॉली हाउस हो तो आप, क्योंकि आपको 200, 500, इवन 1000 पौधे भी आपको मुश्किल से 4 से 5 स्क्वायर मीटर में आप तैयार कर सकते हैं, तो कोई ना कोई पॉलीथीन का ऐसा स्ट्रक्चर रखें, टेम्पररी ही रखें, जिससे कि पानी सीधा उसके ऊपर ना आए। जी। डॉक्टर साहब, एक चीज और, अब कोई किसान है, अब जो पौध लगाने की पौध नहीं रोपण करने की सोच रहे हैं, लेकिन लाना चाहते हैं अगर उसकी रोपण के लिए किस्में, तो कौन कौन सी किस्में, किस तरह की किस्में उन्हें चुननी चाहिए? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्टर साहब, इस पे जवाब जाने की और हमारे श्रोता जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं एक बार। जी, हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। बुंदेलखंड से ही राजेंद्र बोल रहा हूँ जी। मेरा ये प्रश्न है कि हमने पपीता लगाया, मान लो कि वो सिंगल पपीता हुआ मादा जी, तो एक होता वो बेलिंगी, तो उसमें फल कम आते हैं, मादा नर भी चाहिए, तो अगर मादा सिंगल है तो उसमें क्या करें कि उसका परागण क्रिया सही हो? पहली बात तो राजन जी कोशिश करें कि जब भी लगाएं 2, 4, 6 पौधे लगाएं। जैसे अभी हम उसी सवाल पे आ रहे थे, जो सवाल आपने पूछा है वो अभी मैडम ने वही सवाल किया था जिसका हम जवाब देने जा रहे थे, किस्मों का। जैसे अगर पूसा नन्ना है या पूसा ड्वार्फ है या पंद पपीता 1, 2 है, इन किस्मों को लेंगे तो इसमें नर अलग होता है, मादा अलग होता है। सामान्य रूप से अगर आप 2, 4, 5 पौधे लेंगे तो उसमें 1, 2 नर तो पक्का आता है, और अगर नहीं भी है तो अगर आपके घर के आसपास 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर तक भी कोई नर है तो भी परागण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है खुले खेतों में। कॉलोनी में या गांव के घर के आसपास कई बार ये दूरी ज्यादा हो जाती है, 100-200 मीटर तक ही हो पाता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास एक ही मादा पौधा है तो आप जहां भी आसपास में कोई नर हो तो रोज सुबह 8 से 10 बजे के बीच में, 10 बजे के आसपास जाएं, वहां जो भी फूल मिल जाए जो बिल्कुल खिला हो और हल्का सा आप टच करेंगे, जो नर वाला फूल है उसमें से हल्का सा धूल जैसा निकलेगा, उसी को, पूरे फूल को, 1-2 फूल को तोड़ने और आपके यहाँ जो मादा फूल आ रहे हैं उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है स्टिग्मा, उसके ऊपर इसको हल्का सा ऐसे डस्टिंग जैसा कर दें तो आप देखेंगे कि वो फल पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, उसमें बीज भी बनेगा और अच्छा फल बनेगा। एक तरीका ये है। अदरवाइज आप उभयलिंगी किस्में हैं, जैसे अर्का सूर्या है, प्रभात है, निजी क्षेत्रों की कई कंपनियां हैं, उनके भी काफी अच्छी वेराइटीज हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें उभयलिंगी आते ही आते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं होती है। जी डॉक्टर साहब, और किस्में आपने जो बताई उनके अलावा भी और किस्में अपने इसके अलावा भी जैसे हमने कहा कि जैसे अर्का सूर्या है, अर्का प्रभात है, ये किस्म अच्छी है और इन किस्में खासियत है कि ये लाल गूदे की भी है और इसके अलावा ये कम दिनों में ही फल देना शुरू कर देती है। और तीसरी बात, इसका फल बड़ी ही उत्तम किस्म, उत्तम क्वालिटी का है। आप जब खाएंगे तो कई बार, जैसे सूर्या है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, अगर आप उसको खाएं तो कई बार ऐसा लगता है कि आप आम खा रहे हैं। जी, मुख्य रूप से इसकी खेती पपीते की कहाँ होती है और कौन सी किस्में वहाँ पे ज्यादा प्रचलन में है? अब जैसे आप देखें तो कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है,
छत्तीसगढ़ है, साउथ गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर बड़े व्यावसायिक रूप से होती पपीते की खेती। इसके अलावा बीच बीच में देखेंगे तो आपको वेस्टर्न यूपी में भी दिखाई पड़ेगा, बिहार के कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ेगा, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में दिखाई, झारखंड में दिखाई पड़ेगा, जहाँ लोग खेती करते हैं। लेकिन जो बड़ा उत्पादन हम ट्रक के ट्रक देखते हैं आजादपुर मंडी में आता है फल, ज्यादातर ये गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन्हीं क्षेत्रों से आता है। जी, बेहतर जानकारी डॉक्टर साहब। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जो हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने जो पपीते की है रोपाई कर ली, तो अब उसके बाद उन्हें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर के महीने में देखेंगे कि मानसून खत्म होने लगता है और इस वक्त काफी कीड़े, इंसेक्ट काफी घूमते रहते हैं। डॉक्टर साहब, इस प्रश्न से एक प्रश्न और मैं जोड़ना चाहूंगी। रोपाई जब कर रहे हैं हमारे किसान में, तो भी कुछ बातें होती है कि गड्ढे कहाँ रहे, कितनी दूरी रहे, इस पे भी आप पहले थोड़ा बता दें। जैसे अगर आप पूसा नन्ना है, पूसा ड्वार्फ है, यार का सूर्य है, ये काफी छोटी बौनी किस्में हैं। अगर इन किस्मों का चुनाव करते हैं तो इन किस्मों में क्या है कि आपको जो 1.5 मीटर पौध से पौध और कतार से कतार की दूरी पर्याप्त है। आजकल श्रमिकों की समस्या है, कॉस्ट बढ़ गई है, तो बहुत से किसान ऐसे हैं कि जो ज्यादा फासला रखते हैं क्योंकि उनको ट्रैक्टर वगैरह चलाने में आसानी होती, तो अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। लेकिन जो सेमी ड्वार्फ किस्में हैं उसमें आपको 1.8 मीटर से 2.1 मीटर की दूरी रखें तो ज्यादा अच्छा। जैसे यार का प्रभात है या निजी क्षेत्रों की कुछ लोकप्रिय किस्में हैं, उनको कर सकते हैं आप इस दूरी पर। और गड्ढा जब आप बनाएं तो कम से कम आप 7 से 10 दिन पहले गड्ढा बना के, क्योंकि इसमें बहुत पहले बनाएंगे तो कहीं पानी भर गया तो एक अलग समस्या खड़ी हो जाती है। आप 7 से 10 दिन पहले ही गड्ढा बना लें और उसमें कम से कम 8 से 10 किलो सड़ी गोबर की खाद और करीब 110 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 90 से 100 ग्राम आप पोटास डाल लें। यूरिया आप बाद में प्रयोग करें जब एक बार पौधा आपका चल जाए। और एक अच्छी बात ये होगी अगर आप ट्राइकोडर्मा आपको मिल जाता किसी कृषि विज्ञान केंद्र में या किसी निजी संस्थान या सरकारी संस्थान में, तो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग गोबर की सड़ी खाद के साथ 20 ग्राम गड्ढे में जरूर डालें। ये आपकी जड़ की बढ़वार को अच्छा करता है और फफूंद जनित जो रोग होते हैं उनको भी रोकने में सहायक होता है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़े हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार मैडम सभी को। जी नमस्कार सर, आपका नाम बताइए। भरत भूषण दिल्ली से। जी भरत भूषण जी, पूछिए अपना प्रश्न। जी सर से मेरा प्रश्न ये है सर, जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे किसान भाई हैं तो हालांकि अब तो काफी अपडेट रहते हैं, बट उनको ना सर समय समय पे जो कार्यशाला का आयोजन अगर किया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में, डीएम ऑफिस में या अपने ग्राम पंचायत लेवल पे, जिससे कि उनको ये खरीफ और रबी के फसल के साथ साथ सर ये नकदी फसल जो अभी पपीता के बारे में आप बता रहे हैं सर, तो पपीता किस मौसम में अनुकूल है, वातावरण अनुकूल रहता है, किसानों को उस दौरान बताया जाए। बीज कहाँ उपलब्ध होते हैं वही उनको बताया जाए। तो यानी कि टोटल ट्रेनिंग टाइप का दिया जाए, थोड़ा सा उसमें प्रोत्साहन राशि भी दी जाए ताकि उनको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। जी शुक्रिया भूषण जी। और भूषण जी के साथ साथ जो बाकी के किसान मित्र हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि जो एफपीओ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एफपीओ में अगर आप कहीं जुड़े हैं तो आपको समय से जानकारी मिलती है कि कौन सा नई किस्म बाजार में आई है, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कौन से ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह के जो कार्यक्रम उनका आयोजन किया जा रहा है ताकि आप किसान भाइयों को फायदा पहुंच सके। तो प्रयास यही है सरकार का कि जितने भी संस्थाएं हैं वो आपके विकास के लिए ही कार्य कर रही हैं, तो आप एफपीओ से जुड़ें। और ये जो जानकारी है जो भारत भूषण जी कह रहे थे कि होनी चाहिए, ये पहले से चल रही है, तो थोड़ा सा और आप अपडेट हो सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए तो आप हमारे कार्यक्रम में रोज जुड़ते ही हैं। बिल्कुल, देखिए हम इसमें बिल्कुल अपडेट्स आपको देते रहते हैं, जो भी कहीं आसपास प्रोग्राम होते हैं वो भी देते रहते हैं। और एक और कार्यक्रम है जिसका जिक्र हम पिछले कई दिनों से अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं, अपने कार्यक्रम में अभी कुछ और उसके अपडेट्स है वो भी आप तक पहुंचा देते हैं। देखिए साथियों, आप सभी जानते हैं कि 19 सितंबर 2022 को 22 से लेकर 24 सितंबर 2022 तक नई दिल्ली के एरो सिटी में खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवांशिकी संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय के 9वें सत्र का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा किया गया था। इस आयोजन में क्या कुछ हुआ और भी बहुत सारी चीजें हुई, हमने कई बाइट्स आपको पहले भी हम आपको सुना चुके हैं काफी चीजें, लेकिन और क्या कुछ हुआ इसकी जानकारी आइए सुनते हैं। और जानकारी दे रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव बीज श्री अश्वनी कुमार जी। तो आइए सुनते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय टीटी है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स की, जो कि एक FAO की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के मल्टीलेटरल बहुराष्ट्रीय में आदान प्रदान के लिए ये संधि हुई है। इस संधि में 202 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट की हैं। ये प्रोग्राम जो है 19 से 24 के बीच में यहाँ दिल्ली में हुआ है। माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर 8वीं जनरल बॉडी मीटिंग में रोम में ये अनाउंस करके आए थे कि हम नई दिल्ली में इस ट्रीटी का आयोजन करेंगे और उसके तहत ही इस ट्रीटी के लिए आयोजन किया गया। इसमें 400 से ज्यादा सदस्यों ने भाग लिया और इस ट्रीटी में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है फार्मर राइट्स का। किसानों के हित के लिए भारत सरकार हमेशा संलग्न है और इस ट्रीटी के जरिए हम इस कोशिश कर रहे हैं कि सारी कंट्रीज में फार्मर राइट्स को प्रोत्साहन मिले और उनके यहाँ जो भी एक्ट बने उसमें फार्मर राइट्स का योगदान हो। साथ में हम ये भी चाहते हैं कि जो जिस कंट्री के पास जर्मप्लाज्म है उस जर्मप्लाज्म का बहुराष्ट्रीय उपयोग हो और उस उपयोग से जो लाभ हो नई वैरायटी का, उसका लाभ उस कंट्री के साथ शेयर किया जाए। इसके लिए ये हम 5 दिन यहाँ पे मीटिंग किए हैं और मीटिंग में बहुत अच्छे परिणाम लाए हैं और जो मल्टीलेटरल जो जर्मप्लाज्म एक्सचेंज पे आगे बात बढ़ी है और मुझे आशा है आने वाले समय में इस पे एक बहुत अच्छा निर्णय लिया जाएगा जो पूरे वर्ल्ड में सभी लोगों के लिए लाभदायक होगा। अगर हमने जो PBR 30 के अंतर्गत जो फार्मर राइट्स के लिए हमने रजिस्टर्ड करा रखा है फार्मर ने अपना बीज का, तो वो बीज अगर कोई भी कंपनी लेगी तो उस कंपनी की में नई वैरायटी लाएगी और उसकी सेल में जो भी एक परसेंटेज है बेनिफिट शेयरिंग का वो उस किसान को मिलेगा। और यही चीज हम चाहते हैं कि बाकी जो दुनिया के देश हैं उसमें भी ये लागू हो और इसके लिए ही यहाँ पे ये कोशिश की जा रही है कि ये एक नियम के तहत जो है इसको लागू किया जाए। थैंक यू। और किसान मित्रों, इस आयोजन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विस्तार संभाग का क्या योगदान रहा, इसकी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संयुक्त निदेशक श्री SR इंगले। भारत सरकार कृषि मंत्रालय और FAO के माध्यम से 19 तारीख से 24 सितंबर तक जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विविध देशों के जो प्रतिभागियों ने भाग लेकर अपनी सारी देशों की सारी बात रखी। उस बारे में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कृषि विभाग के एक्सटेंशन विभाग से हमको ये सौभाग्य मिला कि इसको पूरे देश और दुनिया के साथ इस सारी जानकारी को साझा करने का मौका मिले। तो हमने इसमें सारा प्रयास किया है कि विभिन्न मीडिया के माध्यम से इस पूरे 7 दिन की जो कार्यक्रम का जो पूरा विचार विमर्श हुआ उसका जन सामान्य तक इसका विचार पहुंचाए, ताकि देश और विदेश में इस प्रकार की क्या गतिविधि हो रही है, इस ट्रीटी को लेकर के क्या विचार हो रहे हैं, सारे देश इसमें कैसे अपना अपना योगदान दे रहे हैं, इसके बारे में जानकारी देने का हमने पूरा प्रयास किया है। और लगातार इस प्रकार का हमारा प्रयास एक्सटेंशन विभाग के प्रचार प्रसार माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम करते हैं और यही आशा करते हैं कि ये सारे जन सामान्य को इस जानकारी से लाभ मिले और सभी को इसका लाभ पहुंचकर अपने फायदा होकर ये लोगों को एक अच्छा जानकारी का प्लेटफॉर्म हमेशा उपलब्ध रहे। धन्यवाद। तो सुना भी आपने बहुत सारी चीज़ें जो 19 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक हुई दिल्ली के एरो सिटी में खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों पर जो अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय के 9वें सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें जो भारत ने है जो इसका आयोजन किया था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो भारत ने ही की थी। जी। और डॉक्टर साहब अब विषय पर लौट आते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो पपीते हैं तो इसमें किस तरह की जो कीट हैं वो लग जाते हैं, बीमारियां कौन सी हैं और उनकी रोकथाम हमारे किसान भाई कैसे करें? जी हाँ, बीमारियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। पपीता बहुत ही लोगों को बीमारियों से बचाता है, लेकिन खुद काफी बीमार होता है और इसी क्रम में इसका सबसे पहले बीमारी आएगी, जैसे आजकल का मौसम है, तना और जड़ सड़न रोग आता है जो एक फफूंद जनित बीमारी है। पीथियम और फाइटोथोरा नाम के फंगस होते हैं, वो मिट्टी में ही पाए जाते हैं और जब भी तापक्रम थोड़ा बढ़ता है और नमी बढ़ जाती है मिट्टी में तब ये फफूंद काफी एक्टिव हो जाता है। इसी की रोकथाम के लिए हमने शुरुआत में कहा था कि ट्राइकोडर्मा का गड्ढे में प्रयोग करें ताकि इसका प्रकोप कम से कम हो। पहली बात है कि पानी ना रुकने दें। दूसरा है अगर समस्या बढ़ी गई है तो जो फफूंदनाशी होता है फिर उसका प्रयोग करें। जैसे आजकल देखेंगे ये रिडोमिल काफी पॉपुलर है तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। 2 ग्राम पर लीटर सॉइल में ड्रेंचिंग कर लें
उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर उसके हैं, उनका कर सकते हैं। और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग पहले से किए रहेंगे, पानी नहीं रुकने देंगे तो समस्या नहीं आएगी। अब इस क्रम में दूसरी समस्या आती है विषाणु जनित की। आप देखेंगे कि लीफ कर्ल वायरस है, रिंग स्पॉट वायरस है, ये विषाणु जनित पूरी दुनिया में बड़ी समस्या है और हमारे देश में भी है। इस मौसम में चूंकि एफिड माहू है और सफेद मक्खी, ये दोनों इसको फैलाते हैं, तो इनके चलते ये समस्या और बड़ी हो जाती है। तो इसलिए शुरुआत में अगर पौधे को आप किसी चीज से ढक दें, जैसे इंसेक्ट प्रूफ नेट जालियां आती हैं, उससे ढक के रखें, तो कम से कम शुरुआत में ये कीट उस पे विषाणु नहीं फैलाएगा और बड़ा होने के बाद थोड़ा सा पौधा मजबूत हो जाता है। और इससे बचने का तरीका यह है कि आप जितना हो सके जैसे ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें, बर्मी कंपोस्ट का या ऑर्गेनिक मैन्योर का अधिक से अधिक प्रयोग करें। तो इसको प्रयोग करने से जो पौधे का इम्यून सिस्टम है वो बेहतर रहता है। तो अगर कोई कीट आके वायरस फैला के चला भी गया तो उसका लक्षण जल्दी से नहीं आता, देर से आता है। और अगर समस्या बहुत बढ़ रही हो तो नीम आधारित जो भी पेस्टिसाइड्स हैं उनका आप 3 मिलीलीटर 1 लीटर में घोलकर छिड़काव करें, ताकि सफेद मक्खी और माहू से आपको कम से कम 15 दिन के अंतराल पर करेंगे तो समस्या कम से कम होगी। इन तरीकों से आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। और अब चलते चलते डॉक्टर साहब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई पपीते की खेती कर रहे हैं तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है? कोशिश करें कि अगर आपके फल पक रहे हों तो उनको समय से हार्वेस्ट कर लें और बीच बीच में जो सूक्ष्म पोषक तत्व है इसका छिड़काव जो है वो जरूर करें 15 से 20 दिन के अंतराल पे, ताकि कोई भी जो आपके फल लगे हैं वो काफी क्वालिटी के रहें और बीमारियां कम से कम आए, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्वों की काफी भूमिका है आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए या पौधे के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए। तो उसका प्रयोग करें और पानी खेत में बिल्कुल न रुकने दें। अगर ऐसी कोई समस्या लगती है कि पानी रुक रहा है तो पानी निकालने की जो भी जी तोड़ मेहनत कर सकते हैं वो करें, क्योंकि बारिश का मौसम है और कई जगह काफी ज्यादा बारिश हो रही है। जी, और डॉक्टर साहब हमारे किसान और भी पपीते की खेती में आगे बढ़ने के लिए प्रेरक हो, क्या सलाह आप और देना चाहेंगे उन्हें? पपीता फसल बाहर से आपको काफी अच्छी दिखती है लेकिन अंदर में काफी मेहनत की जरूरत है। इसको बाकी फलों से बिल्कुल तुलना ना करें कि आपने आम लगाया था या मौसमी लगाया था, क्योंकि वो अलग तरह के पौधे हैं और ये इसकी आपको जो प्रबंधन है वैसे ही करें जैसे आप सब्जियों की खेती की करते हैं, तब जाके आपको लाभदायक होगा। तो मतलब मेहनत का काम है भाई, आराम से नहीं है। लेकिन देखिए मुझे लगता है आमदनी अच्छी है और सेहत का भी मामला इसमें बहुत ही चकाचक है। बिल्कुल, क्योंकि पपीता हमारी सेहत का ध्यान रखता है। तो किसान मित्रों ये जरूरी है कि हम भी जो पपीते की खेती है उसकी सेहत सही बनाकर रखें, तभी तो बाजार में हमें आमदनी अच्छी मिलेगी। और अगर हमारी जो फसल है वो स्वस्थ रहेगी तो उसकी मांग भी बाजार में बढ़ती रहेगी। तो उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आएगा। डॉक्टर जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े रहे, प्रधान वैज्ञानिक जो फल विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी लोगों का भी धन्यवाद। तो साथियों आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए मुझे आरती को और मुझे अश्विनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।